हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास 10th की साइंस की पिछली क्लास में हम लोग पोषण के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए, मनुष्य में क्या होता है कि एक आहार नाल पाई जाती है जो कि मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है, ठीक है। और इसी आहार नाल में भोजन के पाचन से लेकर अवशोषण तक की सारी प्रक्रिया होती है, ठीक। तो आहार नाल जो पाचन की जो प्रक्रिया है उसके कई चरण होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहला है अंतर्ग्रहण, ठीक है। यानी कि भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। यानी कि अपने हाथ से हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो मुख में जो जितना उसका पाचन होता है, भोजन के जितने अवयव होते हैं तो उनका जो पाचन होता है उसे हम कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। तो देखिए, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो हैं पाई जाती हैं और इन लार ग्रंथियों का कार्य क्या है कि भोजन को गीला और लसदार बनाना, जिससे कि इन्हें निगलने में आसानी हो। इसके अलावा क्या होता है, मुख में दांत पाए जाते हैं, है ना। दांत क्या करती है, दांत जो है भोजन को पीस कर काट कर छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट है पाचन। पाचन क्या है कि भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, इनको एंजाइम्स की सहायता से घुलनशील और सरल अवयवों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी भोजन करते हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ तो उसमें तत्व मिले ही होते हैं, है ना। वो प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या फिर वसा भी हो सकता है, फैट के रूप में भी हम लेते हैं भोजन को। तो जो भोजन में कई पाचक रस होते हैं, पाचक एंजाइम्स होते हैं, वो जो है भोजन को इन सरल अवयवों में तोड़ देता है, जिससे कि प्रत्येक कोशिका तक सभी जो तत्व होते हैं वो पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अवशोषण। तो पाचन के पश्चात भोजन के सभी अवयव जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, अतः जल के साथ इन अवयवों का रुधिर में पहुंचना ही क्या कहलाता है, अवशोषण होता है, ठीक है। यानी कि जितने अवयव हमें प्राप्त हुए भोजन से वो सभी कहाँ पहुंचा दिए जाते हैं, रुधिर में, यानी कि ब्लड में, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, अवशोषण कहा गया। नेक्स्ट है स्वांगीकरण, यानी कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर रुधिर में मिलना और फिर कोशिकाओं के जीव द्रव्य में आत्मसात होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिका में जीव द्रव्य होता है ना। तो जितने भी हमने तत्वों को लिया है भोजन के रूप में, उनका रुधिर के द्वारा फिर कोशिका तक और कोशिका के द्वारा फिर जीव द्रव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। नेक्स्ट है बहिक्षेपण, यानी कि भोजन के अपचयित भाग को मल के रूप में शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को ही बहिक्षेपण कहते हैं। यानी कि जितना भोजन पचा उसको तो शरीर के द्वारा आत्मसात कर लिया गया, लेकिन जो अपचा भोजन है उसको मल के रूप में शरीर के बाहर जब निकाल दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य का पाचन तंत्र कितने पार्ट में बटा हुआ है इसको देखते हैं। जैसे पहला है आहार नाल। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी एक संरचना होती है और आहार नाल भी कई भागों में बटी होती है। जैसे कि मुख गुहिका, है ना, यानी कि माउथ जो है हमारा। दूसरा है ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। तो देखिए, जब मुख की बात की जा रही है तो मुख में क्या होते हैं, 32 जोड़ी जो है 32 जो है दांत होते हैं, है ना, जिसमें से कृंतक होता है। और ये दांत भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक होता है 2 जोड़ी, जो कृंतक दांत होते हैं वो 2 जोड़ी होते हैं और संख्या में 4 होते हैं। रदनक 1 जोड़ी होता है और संख्या में 2 होते हैं,
अग्र चवर्णक ये 2 जोड़ी होते हैं, संख्या में 4। चवर्णक 3 जोड़ी होते हैं और संख्या में 6 होते हैं। ठीक है, यानी कि 32 दांत होते हैं मनुष्य के मुख में। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, है ना। फिर है दांतों का क्या कार्य है? दांतों का कार्य है भोजन को काटना और पीसना। इसके अलावा एक जीभ होती है जिससे कि स्वाद का ज्ञान होता है, और यह जो है भोजन को निगलने में भी सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट है मुख गुहा। मुख गुहा नहीं, ये होगा ग्रसनी। ठीक है, तो ग्रसनी जो है मुख गुहा के पीछे जो है एक निगल द्वार होता है। इसके द्वारा ग्रास नली जो है ग्रसनी में खुलती है, जिसके पास से श्वास नली का छिद्र एक घाटी द्वारा, घाटी उसका नाम है, ग्लॉटिस जिसको बोलते हैं, एक श्वास नली का छिद्र होता है घाटी द्वार। तो निगल द्वार के आसपास टॉन्सिल नामक फूले हुए स्थान होते हैं, यानी कि जहाँ से भोजन को निगला जा रहा है ना। तो मुख गुहा के पीछे जो निगल द्वार होता है उसी को कहते हैं ग्रसनी। तो जब भोजन को निगला जाता है तो वो ग्रास नली जो एक होती है वो ग्रसनी में खुलती है, और ग्रसनी के पास ही श्वास नली का भी छिद्र होता है जहाँ से हम सांस लेते हैं, है ना। तभी तो कभी कभी जो है पानी और खाना जो है सरक जाता है तो हमें तुरंत खांसी आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि श्वास नली का छिद्र भी उसके पास ही होता है, और जो कि ग्लॉटिस यानी कि घाटी द्वारा जो है घिरा होता है। चलिए नेक्स्ट है ग्रास नली। ग्रास नली जो है श्वास नली के नीचे स्थित होती है। श्वास नली के नीचे क्या स्थित होती है? ग्रास नली, और यह आमाशय में खुलती है। अमाशय क्या होता है? अमाशय जे आकार का थैले के समान संरचना वाला होता है। इसमें अनेक अमाशयी ग्रंथियां होती हैं जिसमें से जठर रस निकलता है। अमाशय से क्या स्रावित होता है? जठर रस। अमाशय के कार्य क्या है? अमाशय में देखिए भोजन का पाचन होता है, संग्रह होता है, और इसके अलावा यहाँ पे भोजन को पतला और लेई के समान किया जाता है ना। और अमाशय में जो जठर रस का स्रावण होता है उससे जो भोजन के साथ कुछ अन्य सूक्ष्म जीवाणु आ जाते हैं उनका भी नाश किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रहणी। तो ग्रहणी की आकृति की होती है सी के आकार की, है ना। अमाशय होता है जे आकार का और ग्रहणी होती है सी के आकार की। इंग्लिश में जो सी होता है उस तरह से। यकृत से पित्त नली तथा अमाशय से अग्नाशय नली इसके निचले भाग में आकर मिलती है। नेक्स्ट है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत को ही क्षुद्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो क्षुद्रांत जो है ग्रहणी के नीचे भाग से प्रारंभ होती है तथा 6 से 7 मीटर लंबी होती है, और ये कुंडलित अवस्था में उदर गुहा में पाई जाती है ना। ये कुंडलित रहती है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे रहती है। तो कुंडलित अवस्था में ये उदर गुहा में पाई जाती हैं, यानी कि हमारे पेट में, और इसकी भित्ति से अनेक आंतरीय ग्रंथियां निकलती हैं जिनसे कि पाचक रस और आंतरीय रस निकलते हैं। इसमें अनेक छोटे छोटे उंगली के आकार के रसांकुर होते हैं जो अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं, यानी कि जो आंत होती है उसमें से ऐसे 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 संरचना होती है उसकी भीतरी सतह पर, है ना। इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। तो ये जो है छोटी आंत से अधिक चौड़ी संरचना वाली होती है, और इसकी जो है लंबाई 7 फीट होती है, और ये मलाशय में खुलती है। नेक्स्ट है मलाशय। जो ये मलाशय जो होता है ये बृहदांत का ही भाग होता है। इसमें केवल जल का ही अवशोषण होता है। यह अपचा भोजन मल के रूप में बाहर निकालने का कार्य करता है। तो मलाशय के बाहर खुलने वाले भाग को ही क्या बोलते हैं? गुदा द्वार या फिर एनल अपर्चर कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियों में हम पढ़ते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। तो ये लार ग्रंथियां जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं कर्ण मूल ग्रंथियां, है ना। पहली ग्रंथि है कर्ण मूल ग्रंथियां। तो ये कर्णमूल ग्रंथियां जो होती हैं वो संख्या में 2 होती हैं।
और जीभ के दाईं ओर और एक बाईं ओर स्थित होती है। कर्णमूल ग्रंथियां कितनी होती हैं? संख्या में 2 होती हैं। एक जीभ के दाईं ओर होती है और दूसरी बाईं ओर स्थित होती है। नेक्स्ट ग्रंथि है जिह्वा ग्रंथियां। तो जिह्वा ग्रंथियां जो हैं ये भी 2 होती हैं। एक जीभ के ऊपर होती है और एक नीचे होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है जबड़े की ग्रंथियां। तो जबड़े की ग्रंथियां भी 2 होती हैं और दोनों क्या होती हैं? जीभ के नीचे ही होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट है यकृत। देखिए यकृत एक बहुत ही बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त रस का स्रावण करती है। यकृत किसका स्रावण करती है? पित्त रस का स्रावण करती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि पित्त रस का स्रावण जो है कौन सी ग्रंथि करती है? तो यकृत करती है। और इसके कार्य देखिए तो कार्य हैं इसके हिपैरिन नामक पदार्थ का स्रावण करती है जो कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकती है ना। जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड जो है मूव करता है तो वो जमता क्यों नहीं है? क्योंकि यकृत कोशिकाओं के द्वारा हिपैरिन का स्रावण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि इनसे स्रावित होने वाला जो पित्त है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। देखिए आमाशय में जब भोजन रहता है तो वो भोजन अम्लीय प्रकृति का हो जाता है क्योंकि उसमें कई से इस तरह से कुछ ऐसे एंजाइम्स जो हैं स्रावित होते हैं जो कि भोजन को अम्लीय बनाते हैं। लेकिन जब ये भोजन यकृत में आता है तो ये जो है यकृत भोजन को क्षारीय बना देता है। इनसे स्रावित होने वाला पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा अमीनो एसिड के रूप में संचित रखता है। यानी कि यकृत जो है भोजन में जो प्रोटीन मटेरियल है, प्रोटीन पदार्थ है, उसको वो किस रूप में रखता है? तो पेप्टोन और अमीनो एसिड के रूप में संचित रखता है। इसके अलावा क्या करता है कि ये शरीर के संचरण का 1/3 रुधिर को संचारित करता है। इसके अलावा यकृत जो है रुधिर निर्माण में भी सहायक होता है क्योंकि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स का संचय होता है ना। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका संचय भी ये करता है। इसके अलावा यह इसके निर्माण और टूट फूट आदि कार्य में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है कि यकृत जो है शरीर का भंडार गृह है और पाचन के बाद जब रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंच जाता है तो ये यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है ना। जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचा तो ये यकृत कोशिकाओं में ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। यह छोटी आंत ग्रहणी व आमाशय में प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्लों को यूरिया में बदल देता है और मूत्र के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जो छोटी आंत ग्रहणी और आमाशय में प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाता है तो अमीनो अम्ल को ये यूरिया में चेंज कर देता है ना। और जिस यूरिया को मूत्र के रूप में शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। तो अमाशय के ठीक पीछे स्थित होता है ये और इसमें से अग्नाशयी रस बनता है। देखिए नाम जैसा है अग्नाशय तो उससे स्रावित कौन सा रस हो रहा है? तो अग्नाशयी रस। और अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखिए पहला है एमाइलोप्सिन या फिर एमाइलेज या एमाइलोप्सिन। ये एक एंजाइम है तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट और इसके प्रभाव से शक्कर में बदल जाता है। यानी कि जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो एमाइलेज के प्रभाव से शुगर में चेंज होता है, शक्कर में बदल जाता है। दूसरा है लाइपेज या स्टीएप्सिन। तो ये वसा को वसा अम्लों में बदल देता है जो कि रुधिर के द्वारा चेंज कर दिए जाते हैं, अवशोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, एमाइलेज क्या कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट को शक्कर में चेंज कर रहा था, है ना, कार्बोहाइड्रेट को शक्कर में बदल रहा था। लाइपेज क्या कर रहा है? ये वसा को, जो फैट है भोजन में, उसको वसा अम्लों में चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है एंजाइम ट्रिप्सिन। तो ये भोजन के प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? भोजन के प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। चलिए, अग्नाशय में ही लैंगरहैंस समूह पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के समूह पाए जाते हैं। तो ये इन समूह की जो कोशिकाएं हैं वो
इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है कौन करता है? अग्नाशय की लैंगरहैंस समूह की कोशिकाएं। ठीक, तो अगर अग्नाशय में इंसुलिन कम बनेगा, अग्नाशय में अगर इंसुलिन का स्रावण कम होने लगेगा तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही बढ़ जाएगी, है ना, और मूत्र के साथ भी ग्लूकोज का स्रावण होने लगेगा, और जिसे कहते हैं मधुमेह का रोग। यानी कि मूत्र के साथ ग्लूकोज का सिक्रेशन होना ही क्या कहलाता है? मधुमेह रोग कहलाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या होता है? अग्नाशय के लैंगरहैंस की कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इस प्रकार से आपका जो पोषण वाला जो टॉपिक था वो खत्म होता है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे श्वसन। देखिए, सभी जीवों में कोश के स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं, और श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेटों के ऑक्सीकरण द्वारा विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन होता है। इसके अलावा ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन की जो क्रिया है उसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं समीकरण से, है ना। C6H12O6 है, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, साथ में 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं वाटर के, और 673 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि श्वसन एक ऐसी ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें कि जीव कोशिकाओं में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन होता है, और जैव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए साथ में ऊर्जा भी मुक्त होती है। श्वसन की प्रक्रिया जो है जीव कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें होती है। ओके, अब नेक्स्ट है श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। देखिए, ऑक्सी श्वसन यानी कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, है ना, और इस प्रकार के श्वसन में जो श्वसनीय पदार्थ होता है उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है और CO2 और जल बनता है। इसके साथ ही काफी मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त हो जाती है ना। और ये है रिएक्शन आपका ऑक्सीजन का। C6H12O6 है ना, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये O2 है बेटा, है ना, ये O है। तो ये बन रहा है 6 CO2 में, और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वाटर के, और 283 किलो जूल कैलोरी जो है ऊर्जा ये निकल रही है। 283 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऑक्सी श्वसन में। ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं उन्हें कहते हैं एरोब्स या फिर ऑक्सी जीव या फिर वायु जीव कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो अपना श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंप्लीट करते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सी जीव। नेक्स्ट टाइप है अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है उसे कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। तो इसमें श्वसनीय पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है, और अनॉक्सी श्वसन में जल नहीं बनता। इसके अलावा जो अनॉक्सी श्वसन है यह ऐसे जीवों में होता है, ऐसे जीवों के टिश्यू में होता है जो कि बहुत ही अंदर उपस्थित होते हैं, है ना। ऐसे ऊतकों में पाया जाता है जो कि जीव शरीर के बहुत ही गहराई में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा अनॉक्सी श्वसन होता है अंकुरित बीजों में, कुछ समय के लिए फलों में। इसके अलावा कई सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उनमें भी ये अनॉक्सी श्वसन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अनॉक्सी श्वसन करने वाले जीवों को अनॉक्सी जीव या फिर एनएरोब्स भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगली क्लास में हम
पादप में श्वसन और फिर मनुष्यों में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।